जरा एक पल के लिए सोचिए कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आप ओवल ऑफिस में बैठे हैं और दुनिया का नक्शा देख रहे हैं। तभी आपको एक बात परेशान करने लगती है। आपके दुश्मन देश आपसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बर्फ पिघल रही है और आपकी ही सीमा के पास एक बहुत बड़ा इलाका है जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है और जिस पर किसी की ज्यादा नजर नहीं है। अब आप वही करते हैं जो एक ताकतवर और पैसे वाली सुपर पावर करती है। आप फोन उठाते हैं, डेनमार्क के प्रधानमंत्री को कॉल करते हैं और सीधा पूछते हैं, ये कितने में मिलेगा? जब 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात कही थी, तब दुनिया हंसने लगी। मीडिया ने इसे किसी अजीब से सपने जैसा बताया। डेनमार्क ने इस विचार को बिल्कुल बेवकूफी भरा कहा। लेट नाइट शो के होस्ट ने भी इस पर खूब मजाक उड़ाया। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ था जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि सब मीम बनाने में लगे हुए थे। ट्रंप ऐसा सोचने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं थे। असल में वह तीसरे राष्ट्रपति थे। अमेरिका पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से ग्रीनलैंड को हासिल करने के विचार पर गंभीरता से सोचता रहा है। 1860 के दशक में अलास्का खरीदने के बाद हुई शुरुआती बातचीत से लेकर बाद में करोड़ों डॉलर की औपचारिक पेशकश तक, साल 1946 में राष्ट्रपति ट्रूमैन, और इसकी वजह घमंड नहीं थी, यह मिनरल्स की बात थी। यह सेना को सही जगह पर तैनात करने की बात थी, और यह उस आर्कटिक पर नियंत्रण की बात थी जो धरती के गर्म होने के साथ और भी ज्यादा अहम होता जा रहा है। आज हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम उस सबसे बड़ी जमीन की डील की बात कर रहे हैं जो कभी हो ही नहीं पाई, और यह भी कि अमेरिका अब तक इसे हासिल करने पर क्यों अटका हुआ है। आर्कटिक की ठंडी जंग में आपका स्वागत है। पहला 100 साल का जुनून। यह ट्रंप से शुरू नहीं हुआ था। ग्रीनलैंड खरीदने का विचार 2019 की किसी हेडलाइन से अचानक पैदा नहीं हुआ था। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि अमेरिका इस द्वीप को लेकर इतना अटका क्यों हुआ है, तो हमें उस दौर में जाना होगा जब लोग टोपी पहनते थे और जमीन खरीदना किसी पुराने फर्नीचर की खरीदारी जैसा लगता था। साल है 1867। उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री थे विलियम सीवार्ड, वही इंसान जिसने रूस से अलास्का खरीदा था। उस वक्त लोग उस सौदे को सीवार्ड की बेवकूफी कहते थे, लेकिन बाद में जब वहां सोना और तेल मिला तो वही आदमी रातों रात दूरदर्शी कहलाने लगा। लेकिन सीवार्ड सिर्फ अलास्का तक ही नहीं रुकना चाहता था। अलास्का के बाद उसने विदेश मंत्रालय के अंदर रिपोर्ट्स तैयार करवाईं, जिनमें ग्रीनलैंड और यहां तक कि आइसलैंड को खरीदने की संभावना पर भी विचार किया गया। उसकी सोच बिल्कुल साफ और रणनीतिक थी। उत्तरी अटलांटिक के अहम समुद्री रास्तों पर नियंत्रण, शिपिंग रूट्स पर पकड़ और आर्कटिक तक अमेरिकी ताकत का विस्तार। यह 19वीं सदी की साम्राज्य बनाने वाली सोच थी। आखिरकार देश की राजनीति ने इस विचार को दबा दिया, लेकिन बीज बोया जा चुका था। अब समय आगे बढ़ता है। साल 1946। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। यूरोप टूट चुका है। सोवियत यूनियन तेजी से ताकतवर बन रहा है। साल 1946 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने ग्रीनलैंड के बदले डेनमार्क को सोने में $100 मिलियन देने की पेशकश की थी। उन्होंने साफ कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए सेना और सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है, खासतौर पर सोवियत बमवर्षक विमानों पर नजर रखने और उनसे बचाव के लिए, जो उस समय कोल्ड वॉर का दौर था। डेनमार्क ने यह ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन 1951 में एक रक्षा समझौता हुआ, जिसके तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में स्थायी सैन्य मौजूदगी की इजाजत मिल गई, और यह समझौता आज भी लागू है। अमेरिका पहले भी डेनमार्क से जमीन खरीद चुका है। 1917 में उसने डेनिश वेस्ट इंडीज खरीदे थे, जिन्हें आज हम यूएस वर्जिन आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुत बड़ी मात्रा मौजूद है, खासकर क्वानेफ जेल नाम की जगह पर। ये मिनरल्स आज की आधुनिक तकनीक के लिए बेहद जरूरी है, जैसे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, आधुनिक हथियार सिस्टम और सैटेलाइट्स। नाम से भले ही ये रेयर लगते हो, लेकिन असल में ये बहुत कम नहीं है। समस्या यह है कि इन्हें निकालना और साफ करना
बहुत मुश्किल और पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है। आज के समय में दुनिया की लगभग 80 से 90% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग पर चीन का कंट्रोल है। यही बात अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को परेशान करती है। चीन की कंपनियां जैसे शंघाई रिसोर्सेज ग्रीनलैंड की माइनिंग प्रोजेक्ट्स में पहले से ही हिस्सेदारी ले चुकी है। इससे अमेरिका को डर है कि कहीं जरूरी मिनरल्स की सप्लाई पर चीन का ज्यादा असर न हो जाए। इसीलिए ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक बड़ा मौका है ताकि वह इन अहम मिनरल्स के लिए चीन पर निर्भरता कम कर सके। आर्कटिक का नया आर्थिक मैदान पोलर सिल्क रोड। आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है और इसके साथ ही नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। रूस का नॉर्दर्न सी रूट एशिया से यूरोप तक का सफर करीब 25 से 35% तक छोटा कर सकता है। इसके अलावा ट्रांसपोलर सी रूट और नॉर्थवेस्ट एज भी दुनिया के समुद्री व्यापार को और तेज बना सकते हैं। इन रास्तों के पास होने की वजह से ग्रीनलैंड एक अहम जगह बन जाता है। यहाँ भविष्य में पोर्ट्स, जहाजों में ईंधन भरने की सुविधा और रेस्क्यू ऑपरेशन के केंद्र बन सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी सुविधाएं बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, जो ग्रीनलैंड इस समय खुद नहीं लगा सकता है। यही वजह है कि बाहरी ताकतों के लिए यहाँ मौका बनता है, खासतौर पर चीन, जिसके पास बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की क्षमता है। अगर किसी देश का ग्रीनलैंड पर असर बढ़ता है तो उसे इन नए समुद्री रास्तों पर रणनीतिक पकड़ मिल सकती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रास्तों का कानूनी मालिक बन जाएगा। सैन्य इतिहास, कैंप सेंचुरी और आधुनिक बेस। 1959 में अमेरिका ने गुपचुप तरीके से कैंप सेंचुरी बनाया। यह बर्फ के नीचे बना एक अंडरग्राउंड सैन्य बेस था, जिसका मकसद चलने फिरने वाली न्यूक्लियर मिसाइलें रखना था। इस योजना को प्रोजेक्ट आइसवर्म कहा गया, लेकिन बर्फ के लगातार खिसकने से सुरंगें टूटने लगीं और यह प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। आज जलवायु परिवर्तन और बर्फ के पिघलने से इस जगह पर छोड़े गए कचरे और जहरीले पदार्थ पर्यावरण के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। आज भी थुले एयरबेस, जिसे अब पिटुफिक स्पेस बेस कहा जाता है, अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा है। यह बेस मिसाइल हमलों की पहले से चेतावनी देने वाली रडार प्रणाली के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। 2026 में ग्रीनलैंड को लेकर क्या हुआ? जनवरी 2026 में अमेरिका ने कहा कि ग्रीनलैंड उसकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका ने सोचना शुरू किया कि या तो बातचीत से ग्रीनलैंड को हासिल किया जाए या वहां अपनी सेना बढ़ाई जाए और जरूरत पड़ी तो सैनिक भी भेजे जाए। लेकिन डेनमार्क और यूरोप के देशों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड पर किसी तरह का जोर या दबाव नहीं चल सकता। उनका कहना था कि ग्रीनलैंड की आजादी का सम्मान होना चाहिए, वरना इसका असर नाटो और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर पड़ेगा। अब ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फीला द्वीप नहीं है, यह अमेरिका, रूस और चीन के बीच ताकत की लड़ाई का एक बड़ा मैदान बन चुका है। अंतिम बात और आगे क्या? ग्रीनलैंड की अहमियत उसकी खास जगह, खनिज संसाधन और नए आर्कटिक व्यापार रास्तों की वजह से है। इसीलिए आने वाले समय में यह दुनिया की ताकत की राजनीति में बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी सुरक्षा की दीवार मानता है। चीन इसे संसाधनों का भंडार समझता है। डेनमार्क इसे अपनी जिम्मेदारी मानता है और ग्रीनलैंड के लोग शांति, स्थिरता और सम्मान चाहते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में चल रही यह नई कोल्ड वॉर सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, यह जलवायु परिवर्तन से बने नए मौकों के साथ साथ गहरे राजनीतिक और इंसानी तनावों की कहानी है। आखिर में बातचीत, पैसा और शायद ताकत यही तय करेंगे कि ग्रीनलैंड का भविष्य क्या होगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही रोचक और जरूरी जानकारी इसी चैनल के जरिए मिलती रहे।